अभी हम लोग को क्या करना है यहाँ पे हमारे पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तुम लोग का पेपर 2 इज साइकोलॉजी और ये पेपर 1 इट इज कॉमन फॉर ऑल। ये एग्जाम में 84 सब्जेक्ट्स में एग्जाम होती है, तो ये पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहता है, ठीक है। पेपर 1 में मैंने तुम लोग को कल बताया था कि 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है। इसके लिए तुम लोग आई वुड सजेस्ट हफ्सा मैम ऑन यूट्यूब तुम लोग उनका वीडियोस देख सकते हो। और इसके लिए भी तुम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से। इसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, और इसमें रहते हैं 50 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, बट अभी नोटिफिकेशन आया था लास्ट एग्जाम में कि सिलेबस चेंज होने वाला है। अभी तक बताया नहीं है क्या सिलेबस चेंज होगा, बट आगे जाके हम लोग को वो ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या सिलेबस चेंज होगा। पेपर 1 का मैं तुम लोग को बता दूंगी क्या सिलेबस चेंज हुआ है, बट पेपर 2 का तुम लोग को देखना पड़ेगा थोड़ा। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी शायद अभी ऐसे रूमर्स है कि नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो सकता है, तो मैं तुम लोग को अपडेट करती रहूँगी। तुम लोग भी यूट्यूब पे थोड़े बहुत प्रोफेसर्स को फॉलो करो अपडेट्स के लिए, और मेन तो आपको साइकोलॉजी के लिए एक दूसरा कोई प्रोफेसर देखना पड़ेगा। दूसरी बात, पेपर 1 में मैंने तुम लोग को बताया था कल 10 यूनिट्स है, तो क्या क्या 10 यूनिट्स में मैंने तुम लोग को बताया था क्या क्या है यूनिट्स। उसमें से 4 यूनिट्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को पहले कवर अप करना है। एक लॉजिकल रीजनिंग, एक मैथमेटिकल रीजनिंग, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और एक डेटा इंटरप्रिटेशन। अभी लॉजिकल रीजनिंग का तुम लोग को कल एक ओवरव्यू मिल चुका है, राइट। अभी हम लोग लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा 2-3 हफ्तों में हम लोग ट्राई करेंगे फुल्ली कवर अप करने का। हम लोग ट्राई करेंगे डेली 1 घंटा क्लास लेने के लिए, और मतलब सैटरडे संडे छोड़ के हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में, ये मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई एक्चुअली एक साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग पहले डीआई करने के लिए, डीआई क्या होता है, डेटा, तुम लोग को पता है डीआई क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन? तुम लोग को कोई आइडिया है? Brief idea, like, for example, it has to do with stats, I imagine, if I'm not wrong. इट हैज अ लॉट ऑफ टेबल्स, इट हैज अ लॉट ऑफ डेटा, एंड तुम लोग को इसके लिए तुम्हारा रेशियो, परसेंटेजेस, ये सब तुम लोग का बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए ये मैथ्स में। तो हम लोग पहले पहले हम लोग डीआई करेंगे, मतलब लॉजिकल रीजनिंग होने के बाद हम डीआई करेंगे। डीआई में तुम लोग को मैं पहले रेशियो और परसेंटेजेस सिखाऊंगी, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे, उसमें तुम लोग को ऐसे टेबल्स दिए रहेंगे, और फिर तुम लोग को ऐसे 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो तुम लोग को सॉल्व करके जिसका आंसर तुम लोग को निकालना है, ठीक है। उसके कुछ सिर्फ ट्रिक्स रहते हैं, वो मैं तुम लोग को बता दूंगी कैसे करना रहता है वो सॉल्व, ठीक है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में और क्या बचा, और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फिर एवरेजेस, फिर यही सब जो हम लोग का 7th 8th में जो हम लोग ने पढ़ा था, जो भी मैथ्स में वही सब है, बट थोड़ा हायर लेवल का रहेगा, ठीक है। फिर बचा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो हम लोग बचपन में इंग्लिश के एग्जाम में हम लोग को एक पैसेज दिया जाता था, उसमें से हम लोग को क्वेश्चंस ढूंढ के आंसर्स लिखने रहते थे। वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बट यहाँ पे डायरेक्ट आंसर तुम लोग को नहीं मिलेगा। इसमें तो कोई ट्रिक्स नहीं है, तुम लोग को डायरेक्ट तुम लोग को डायरेक्ट सॉल्व ही करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें मैं तुम लोग की कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। एक हेल्प, 2-3 चीज़ें जो पॉइंटर्स है वो मैं तुम लोग को बता दूंगी, बट उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग तलवीर सर का, तलवीर सर के ना पीडीएफ है ना, फ्री में मिलते हैं उनके टेलीग्राम चैनल पे। उनके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वहाँ पे, तुम लोग वो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, तो उसमें तुम लोग को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। उसमें से एक है ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का भी रहेगा, 2-3 साल के रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड एवरी पीडीएफ में कुछ 100 जितने क्वेश्चंस रहेंगे। तो तुम लोग वो स्टार्ट कर दो आज से ही, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि कैसा है कि ये तुम लोग को टोटल 20 यूनिट्स, टोटल ये दोनों मिला के 20 यूनिट्स कवर करना है। तुम लोग का एग्जाम है जून में, अभी जनवरी तो खत्म हो गया समझ लो, अभी बचा कितना तुम्हारे पास,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तुम्हारे पास 4 महीने बचे, उसमें से तुम लोग को आराम से 20 डेज या 1 महीना तो रिवीजन के लिए चाहिए ही। तो तुम लोग को एटलीस्ट दिन में 1-2 घंटा तो निकालना पड़ेगा। मैं पढ़ा रही हूँ वो 1 घंटा अलग, और 1-2 घंटा तुम्हें 1 आवर पेपर 1 को देना पड़ेगा, 1 आवर पेपर 2 को देना ही पड़ेगा। तुम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर तुम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, नोट्स बनाओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए बिना ना तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। कैसा रहता है, पेपर 1 तो ठीक है, हम लोग है ना सारे मैं तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। पेपर 2 में रहता है कि तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम लोग एनालाइज करोगे कि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से तुम लोग एनालाइज करोगे कि क्या ट्रेंड आ रहा है। तुम लोग को एक बुक दे, तुम लोग एक बुक खरीद लोगे, उसमें सारा तुम लोग को दिख जाएगा हाँ ये मैटर है। वो लोग यूजीसी का जो मेन पोर्टल है उसमें से वो लोग देख के सब कुछ मतलब एक बुक बना लेते हैं, बट इट इज नॉट कन्फाइंड टू दैट। तुम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं तुम लोग को बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी, ताकि तुम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग आए कि हम लोग हाउ वी आर सपोज टू टैकल दोज क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शंस है, तो वो ऑप्शंस का भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। तो तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग 2-3 घंटा तो दिन में दो ही ये चीज के लिए, तुम वरना ये एग्जाम क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम लोग को। तुम लोग ये अगर हल्के में लोगे तो ये एग्जाम नहीं क्लियर होगा। मैं सॉल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए बिना ना तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। कैसा रहता है, पेपर 1 तो ठीक है, हम लोग है ना सारे मैं तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। पेपर 2 में रहता है कि तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम लोग एनालाइज करोगे कि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से तुम लोग एनालाइज करोगे कि क्या ट्रेंड आ रहा है। तुम लोग को एक बुक दे, तुम लोग एक बुक खरीद लोगे, उसमें सारा तुम लोग को दिख जाएगा हाँ ये मैटर है। वो लोग यूजीसी का जो मेन पोर्टल है उसमें से वो लोग देख के सब कुछ मतलब एक बुक बना लेते हैं, बट इट इज नॉट कन्फाइंड टू दैट। तुम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं तुम लोग को बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी, ताकि तुम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग आए कि हम लोग हाउ वी आर सपोज टू टैकल दोज क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शंस है, तो वो ऑप्शंस का भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। तो तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग 2-3 घंटा तो दिन में दो ही ये चीज के लिए, तुम वरना ये एग्जाम क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम लोग को। तुम लोग ये अगर हल्के में लोगे तो ये एग्जाम नहीं क्लियर होगा। डिफरेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये टाइम कॉमर्स का कट ऑफ था नेट के लिए 160 आउट ऑफ 300, और इसके लिए था 180 आउट ऑफ 300। दिस टाइम इट वाज दिस, ठीक है। ये दोनों पेपर 1 पेपर 2 मिला के ही मार्क्स रहता है, तो ये टाइम ऐसा कट ऑफ था। तो अगर तुम्हें 160 के ऊपर मिला है, मतलब 160 एंड अबाउ, तो नेट। अगर तुम्हें 160 और 180 के बीच में मिला है तो तुम्हें नेट मिलेगा। अगर 180 के अबाउ मिला है तो तुम्हें जेआरएफ मिल जाएगा, ठीक है। मेरा स्कोर था 188, तो मुझे जेआरएफ मिल गया इस बार, ठीक है। तो ये था बेसिक आइडिया तुम लोग को ये एग्जाम के बारे में। तुम लोग को आगे कुछ भी डाउट हो तुम लोग ग्रुप पे मुझे पूछ लेना अबाउट दिस एग्जाम, ठीक है। अभी तक इसके अलावा तुम लोग को अभी कुछ क्वेश्चन है तो तुम लोग अभी मुझे पूछ सकते हो। There's one actually. आपको like पूरा confident होने के लिए कि आप ये एग्जाम क्लियर कर दोगे, like how long did you have to invest studying into this? मैं तो दिन में 8 to 12 आवर्स पढ़ती ही थी, क्योंकि मेरा तभी मास्टर्स हो गया था, तो मैं 8 to 12 आवर्स पढ़ती थी। मॉक टेस्ट, यस, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट एज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट, ठीक है। वो तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोग को आइडिया भी आएगी कि क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि सिर्फ 180 मिनट्स रहते हैं हमारे पास। तो मैंने वही तुम लोग को जो मंत्रा बताया वही फॉलो करो। पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, फिर उसके नोट्स बनाओ, एंड देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बिना एग्जाम्स देना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नोट्स मतलब टेक्स्ट बुक्स भी आती है तुम लोग को ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगी वो। इसके So to अलावा get confident, we have to यस practice a lot. यस प्रैक्टिस अ लॉट, दिस But इज वेरी ऐसा कुछ timeline नहीं है कि you have to study for like 6 or 8 months and then only you can give, right? देखो 6 to 8 months इसलिए लोग बोलते हैं बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वाइड, इट्स अ ओशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तुम लोग को वो सब कवर अप करने के लिए टाइम चाहिए ही होगा, मिनिमम 4 months तो तुम लोग को चाहिए ही। दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि मिनिमम 4 months
वो भी तुम लोग अगर 6 to 8 आवर्स पढ़ोगे तो तुम लोग को चाहिए ही वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, उसके अलावा तुम लोग वो नहीं कर पाओगे, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। Shall we move forward? Yes. ठीक है, तो अभी कल का हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते। क्या किया था हम लोग ने कल, क्या पढ़ा था? आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, तुम लोग मुझे बताओ आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है। कल मैंने तुम लोग को बताया था Premise, conclusion. प्रेमिस और कंक्लूजन। मैंने कल तुम लोग को बताया था दीज आर द स्टेटमेंट्स एंड दिस इज द क्लेम। ठीक है, मैंने तुम लोग को बताया था इसके एक स्ट्रक्चर होता है, राइट? दीज आर्ग्यूमेंट्स इन लॉजिकल रीजनिंग फॉलो अ स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर होता है? प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 and n number of premises followed by a conclusion. So this was the structure. This is what we studied yesterday, right? अब ये premise, ये हमारा, ये हम लोग इसका, हम लोग ने बोला था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है P1 P2 C। मोर देन वन स्टेटमेंट होना चाहिए, ये हम लोग ने कल पढ़ा था, मोर देन वन स्टेटमेंट, राइट? तो ये हम लोग ने कल पढ़ा था। उसके अलावा We went into the types also. यस करेक्ट, हम लोग ने टाइप्स पढ़े थे। डिडक्ट क्या है? दोनों टाइप्स। We have two. One is deductive, the other is inductive. उसमें हमने top down approach और bottom up पढ़ा था. करेक्ट, And पहले वाले में we have a theory which we have to verify. And as Right. for inductive, we have to make an observation. Observation से pattern, pattern से hypothesis, and hypothesis से theory. करेक्ट करेक्ट, राइट। तो ये हमारा कवर अप हो गया था, राइट? अभी हम लोग हम लोग ने ये कवर अप कर दिया इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ओके, अभी कैसा रहता है ना, ये इंडक्टिव और डिडक्टिव ये दोनों हमारे आर्ग्यूमेंट्स है, राइट? अभी आर्ग्यूमेंट्स का ना हम लोग को वैलिडिटी देखना रहता है कि आर दीज आर्ग्यूमेंट्स इन द करेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो अभी कैसा रहता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कैन बी ईदर वैलिड और इट कैन बी इनवैलिड। ओके, ये सब जानने के लिए, ये सब पता लगाने के लिए देयर आर प्रोसीजर्स जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। वैलिड और इनवैलिड क्या कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसका एक प्रोसीजर रहता है। बट उसके पहले अभी वैलिडिटी, अगर वैलिड है कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट, तो क्या वो साउंड है या क्या वो अनसाउंड है? ठीक है, और अगर इनवैलिड है तो वो ऑटोमेटिकली अनसाउंड हो जाएगी। ठीक है, ये तुम लोग को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तुम लोग को याद रखना है कि आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कैन बी इधर वैलिड और इनवैलिड। अभी वैलिड में भी इट कैन बी इधर साउंड और अनसाउंड, ये तुम लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक सुना था निमोनिक, इसमें लिखा था देवी को साउंड पसंद है। दिस इज ऑप्शनल, तुम लोग को अगर ये निमोनिक याद रखना है तो रख सकते हो। कैसे याद रखना है? देवी मतलब डी फॉर डिडक्टिव, साउंड मतलब ये देवी, सॉरी, डी फॉर देवी, वी फॉर वैलिड, आई फॉर इनवैलिड, साउंड तुम लोग को ये याद रखने के लिए, साउंड, अनसाउंड। ठीक है, ये एक निमोनिक बनाया था, तुम लोग को अभी आगे समझेगा क्यों ये निमोनिक है। क्योंकि जैसे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है ना, वैसे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स का भी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी होता है, बट उसके लिए वर्ड्स ये लोग ने डिफरेंट यूज किया है, वैलिड और इनवैलिड नहीं यूज किया है। यहाँ पे सिमिलर है कॉन्सेप्ट, बट वैलिड के बदले वो लोग ने वर्ड यूज किया है स्ट्रॉन्ग, और इनवैलिड के बदले वो लोग ने वर्ड यूज किया है वीक।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग या तो वीक हो सकता है। अभी स्ट्रॉन्ग में भी इट कैन बी ईदर कोजेंट और अनकोजेंट, एंड वीक है तो ऑटोमेटिकली अनकोजेंट हो जाएगा, राइट? समझा तुम लोग को ये? जी। Yes. इसमें कुछ डाउट है तुम लोग को? नॉट येट। तो तुम लोग ये कॉपी कर लो, ठीक है? कॉपी हो जाए तो मुझे बता देना। हो गया कब? ओके, ऑसम। अभी 1 मिनट। अभी वैलिडिटी को हम चेक करेंगे थ्रू स्ट्रक्चर। मैंने तुम लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, क्या है स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट्स का, क्या होता है आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर? आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर होगा कि देयर हैज टू बी अ प्रेमिस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स एंड इट शुड बी मोर देन वन, यस एंड देन यू हैव अ कंक्लूजन। यस, सो हमारा स्ट्रक्चर है P1 P2 C, राइट? दिस इज आवर स्ट्रक्चर। वैलिडिटी चेक करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर चेक करेंगे, ठीक है? वैलिडिटी, या हम लोग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गनेस। सिमिलरली हम लोग, ये तो वैलिडिटी हो गया, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्या था? साउंडनेस, राइट? साउंडनेस को चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे इफ इट इज ट्रू इन रियल लाइफ, ठीक है? ये इसका फॉर्मेट है टू चेक। एक वैलिडिटी चेक करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर चेक करना है, और एक साउंडनेस चेक करने के लिए वी हैव टू सी इफ इट इज ट्रू इन रियल लाइफ और नॉट। ओके, इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया था मेरे लिए। इट इज ऑप्शनल फॉर यू गाइस, मतलब अगर तुम लोग को कॉपी डाउन करना है तो कॉपी कर लेना। ये चार्ट मैं तुम लोग को बता देती हूँ। इट इज फॉर, मतलब ऐसे मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बनाया था ताकि मैं अपने नोट्स में डाल सकूं, रिविजन नोट्स में। आर्ग्यूमेंट कैन बी ईदर डिडक्टिव और इंडक्टिव। 1 सेकेंड। ठीक है, तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कैन बी ईदर वैलिड और इनवैलिड। इंडक्टिव कैन बी ईदर स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है? वैलिड कैन बी ईदर साउंड और अनसाउंड, और ये इनवैलिड है तो ऑटोमेटिकली अनसाउंड बन जाएगा ये। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इधर इट विल बी कोजेंट और अनकोजेंट, अगर वीक है तो इट विल बी अनकोजेंट ऑटोमेटिकली, ठीक है? अभी इसमें इंडक्टिव में वी हैव टू सी इफ इट इज फॉलोइंग, डज इट follow PPC? If yes, then valid. If no, then invalid. If true, then sound. If not true, then unsound. This is how we check it, ठीक है? अभी इंडक्टिव में थोड़ा अलग है। इसमें हम लोग को we don't have to see PPC, no PPC. इंडक्टिव में you have to check if the probability is more than 50%, ठीक है? If yes, then strong. If no, then weak, ठीक है? यहाँ पे वही होगा, if true, if false in real life, ठीक है? अब मैं तुम लोग को ना एक एग्जाम्पल देती हूँ ये प्रोबेबिलिटी का, मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी का, ठीक है? ये मैं क्या बोलना चाहती थी वो एग्जाम्पल से तुम लोग समझोगे।
अभी फॉर एग्जाम्पल at an office lunch you observe that 4 of your co-workers are ordering a sandwich, ठीक है. From that, अभी तुम लोग टोटल 6 लोग थे, टोटल 6 people, उसमें से 4 लोग सैंडविच ऑर्डर कर रहे. तो उसमें मैंने ऐसे सोच लिया, उससे मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि अभी 4 लोग सैंडविच ऑर्डर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सैंडविच अच्छा होगा, इसीलिए ये लोग 4 लोग 6 में से 4 लोग सैंडविच ऑर्डर कर रहे हैं, तो आई शुड ऑल्सो ऑर्डर द सैंडविच. सो द प्रोबेबिलिटी हियर इज 4/6, that is 2/3, which is around 67%. ठीक है, तो ये मोर देन 50% है, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, राइट. तो ये तुम्हारा बेसिक प्रीमाइस है इसका, आर्ग्यूमेंट्स का. We have to do 2/3 into 100, right? हाँ, What percentage? हाँ, Okay. परसेंटेज करने के लिए 2/3 into 100 करेंगे. 2/3 is 0.667. तुम लोग को ये समझा, ये वाला पार्ट आर्ग्यूमेंट वाला. Yes. जी. तुम लोगों को कॉपी करना है तो कॉपी कर लो ये. I took a screenshot. वेरी नाइस. ठीक है, तो ये अभी हम लोग ने 2 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखा. ठीक है, अब और एक टाइप ऑफ, ये मतलब यूजुअली इसका कुछ काम नहीं है, बट just because it is there in the syllabus I'm talking about this, and I think that you already know about it. Abductive reasoning. Can you tell me what do you understand by abductive reasoning? Have you heard about it before? Yes. What is this? It is when you make an observation and then you like conclude on something. So basically, if I'm sitting in a cafe and I look at a person who's drinking a coffee, I will assume that the coffee is good. That is why the person has ordered it. Something like that. वो इंडक्टिव रीजनिंग में होगा, ये अबडक्टिव रीजनिंग में ऐसा नहीं होगा. तो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन अबडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग. यू आर वेरी क्लोज, बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट इज. ठीक है, अबडक्टिव रीजनिंग में, इंडक्टिव रीजनिंग जो तूने अभी एग्जांपल दिया अमीना, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग. ठीक है, अबडक्टिव रीजनिंग में फाइन लाइन कहाँ से आता है कि इट इज साइंटिफिक गेस वर्क. ठीक है, तुम लोग ऐसे ही गेस नहीं कर लोगे, इसमें तुमने खुद ही गेस कर लिया कि इसने कॉफी पी है. दिस इज यूजुअली यूज्ड बाय डिटेक्टिव्स, राइट. डिटेक्टिव्स एक क्राइम सीन देखेंगे, उसमें से वो लोग मतलब दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, सो दे विल लुक एट द क्राइम सीन, दे विल मेक अ गेस वर्क कि यहाँ पे ऐसे तरीके से मर्डर हुआ होगा, इसने ऐसा किया रहेगा, क्रिमिनल ने ऐसा किया रहेगा, ये जो विक्टिम है उसने ऐसा अपने आप को बचाने की ट्राई किया रहेगा. सो दैट इज दिस अबडक्टिव रीजनिंग इज गेस वर्क बट अ साइंटिफिक वन. ठीक है, दिस इज साइंटिफिक गेस वर्क. Yes. जी. ओके, तो अभी हम लोगों ने 3 टाइप की रीजनिंग देखी. ठीक है, एक डिडक्टिव रीजनिंग, एक इंडक्टिव रीजनिंग और एक अबडक्टिव रीजनिंग. ठीक है, इसमें Hand raised, Mitra. व्हाट? Saad has a question. या टेल मी. हमने so far ये देखा कि arguments में there are deductive and inductive, which also are styles of reasoning, and then abductive is not an argument type; it is only a reasoning type. Is that correct? इसको भी हम रीजनिंग ही बोलते हैं, एक टाइप का, सॉरी आर्ग्यूमेंट ही बोलते हैं इसको. वैसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है. ठीक है, अगर हम लोग देखने जाएंगे ना, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है, बट इन आवर सिलेबस वी हैव मेनली डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. ये अबडक्टिव से वर्ड यूज किया है सिलेबस में, दैट इज व्हाई आई वाज ब्रीफिंग यू अबाउट इट. इस पे कुछ क्वेश्चंस आते भी नहीं है. ठीक है, Right. जी. तो डिडक्टिव रीजनिंग में, हाँ, ये तीनों हम लोग ने पढ़ लिया. ठीक है, ये तीनों हम लोग ने देखा अभी.
अभी इसके अलावा क्या होता है, हम लोग ने अभी ये मैंने तुम लोग को बताया कि डिडक्टिव रीजनिंग में वैलिडिटी चेक करने का प्रोसीजर ये है कि इफ इट फॉलोज पीपीसी, इफ इट फॉलोज द स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर एनी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पहले मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं कि दीज आर कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, ठीक है। इसको हम लोग कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस बोलते हैं, जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, ऑल मेन आर मॉर्टल, राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, दीज ऑल आर कॉल्ड कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं तुम लोग को बस एक इन्फॉर्मेशन बोल रही हूँ कि ये एक टाइप ऑफ प्रोपोजिशन है जिसको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। और भी है जैसे कि एक सेकेंड, एक होता है हाइपोथेटिकल और एक होता है डिसजंक्टिव, ठीक है। टोटल 3 टाइप के प्रोपोजिशंस होते हैं। एक होता है कैटेगोरिकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ऐसे ऑल मेन आर मॉर्टल ये वाला आता है, ठीक है, राम इज मॉर्टल, ये सब। एक होता है हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन, हमारे सिलेबस में यही है कैटेगोरिकल, बस मैं तुम लोग को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन में ऐसा होता है इफ ए देन बी, ये हाइपोथेटिकल के बारे में बात कर रहे हैं, इफ आ जाता है उसमें, ठीक है। डिसजंक्टिव में एक होता है डिसजंक्टिव, डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन होता है ईदर और वाला, अगर ऐसा हुआ तो फिर वैसा होगा, ईदर you buy me a chip or you buy me a chocolate, वैसा वाला प्रोपोजिशन हम लोग का सिलेबस में कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। सो वी विल स्टडी अबाउट दिस, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये बस एक तुम लोग को मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी क्योंकि हम लोग को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये काम आएगा, ओके। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा था कि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पीपीसी, ठीक है। अभी इसके आगे भी फर्दर वी हैव टू लुक मोर इनटू इट कि हम लोग को वैलिडिटी चेक करना है, ठीक है। तो ये वैलिड है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे। चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोजिशन, सेकंड प्रोपोजिशन एंड अ कंक्लूजन। फर्स्ट प्रोपोजिशन इज ऑल men are mortal. Ram is a man. Ram is mortal. ठीक है। अभी ये हमारे पास एक हम लोग को दिख रहा है कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक प्रेमाइस है, सॉरी 2 प्रेमाइस है हमारे पास और एक कंक्लूजन है हमारे पास। अभी यहाँ पे बात नहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। हम लोग को अभी चेक करना है, अभी हम लोग 3 चीजें चेक करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग को वो 3 चीजें चेक करने के लिए हम लोग को ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक मिडिल टर्म होता है, एक माइनर टर्म होता है और एक मेजर टर्म होता है, ठीक है। अभी ये अंडरस्टैंड करने के लिए तुम लोग ने इंग्लिश में, जब तुम लोग स्कूल में थे तब तुम लोग ने इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा होगा ग्रामर में, राइट। तो हम लोग को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वैलिड है या नहीं। उसको वैलिडिटी चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे कंक्लूजन में। फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द कंक्लूजन। अभी कंक्लूजन में हम चेक करेंगे क्या? अभी हम लोग का कंक्लूजन क्या है? राम इज मॉर्टल, ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। इसमें से हम लोग को पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफरेंशिएट करना है। अभी मुझे कौन बताएगा इसमें से सब्जेक्ट क्या है? ये सेंटेंस में मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? Ram would be the subject and him being mortal the predicate. Right, this is the subject and this is the predicate. Why subject? Because we are talking about Ram. Grammar says that जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा
एंड क्या हम बात कर रहे हैं उसके बारे में वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा. सो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द प्रेडिकेट. अभी मैंने तुम लोग को बताया एक माइनर टर्म होता है और एक मेजर टर्म होता है, राइट? तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है ना वो रहता है हमारा माइनर टर्म, ठीक है? और जो हमारा प्रेडिकेट रहता है वो होता है हमारा मेजर टर्म. ओके, समझा तुम लोग को इतना? जी. ठीक है, तो दिस इज आवर माइनर टर्म, दिस इज आवर मेजर टर्म. अभी बचा क्या? मिडिल टर्म बचा, राइट? मिडिल टर्म क्या रहता है कि अभी हम लोग को वी हैव टू फाइंड आउट, 1 minute, we have to find, next step is find the middle term. मिडिल टर्म हमेशा तुम लोग को, it will never be in the conclusion, it will never be in the conclusion. ये हमेशा always in the premise, ठीक है? ये तुम लोग को हमेशा ये प्रीमाइस में मिलेगा. हमारे पास 2 प्रीमाइस है, उसमें मिलेगा. अभी इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे कि मतलब हम लोग को मिडिल टर्म देखना है, ठीक है? हम लोग को पता है राम तो माइनर टर्म है, तो राम तो चले गया. मॉर्टल भी मेजर टर्म है, तो ये भी चले गया. बचा क्या फिर हमारे पास? मेन. Man. यस. Exactly. So men here will be the middle term. Okay, men will be the middle term. Okay, तो हम लोग ने अभी चेक किया कि मिडिल टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है और मेजर टर्म क्या है. तो बेसिकली तुम लोग को इफ यू वांट टू सी कि हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि इज देयर अ माइनर टर्म, इज देयर अ माइनर टर्म. यस, माइनर टर्म होगा तो वो भी 2 होना चाहिए, ठीक है? देयर शुड बी 2 टर्म्स, 2 माइनर टर्म्स, 2 मेजर टर्म्स एंड मिडिल टर्म भी 2 होनी चाहिए, ठीक है? ये एग्जांपल में ही देख लो. राम 2 बार आ रहा है, राम 2 बार आ रहा है, मॉर्टल 2 बार आ रहा है एंड मैन 2 बार आ रहा है, राइट? तो हम लोग, तो हमारा ये स्टेटमेंट वैलिड हो गया, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या सीखा इसमें से? स्टेटमेंट कब वैलिड होती है? जब देयर आर 3 टर्म्स. वेट 1 मिनट. When is a statement valid? When is a, sorry, argument, not a statement. When is a argument valid? When is it valid? When there are 3 terms. क्या 3 terms है वो? Major, minor, and middle. And they're Ye- repeated twice. Yes, major, minor and middle, ठीक है? ये तीनों टर्म, 3 terms will be repeated twice. And ये जो तीनों टर्म है, मेजर, माइनर, मिडिल, ये तीनों का सेम मीनिंग होना चाहिए, ठीक है? मीनिंग अलग नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पे ऑल द टर्म्स हैव द सेम मीनिंग. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अभी यहाँ पे ये एग्जाम्पल में राम तो राम ही है, मॉर्टल का भी मतलब दोनों में सेम ही है, मैन का भी मतलब दोनों में सेम ही है, ये सब सेम ही है. What do I mean when I say कि मीनिंग सेम होना चाहिए? अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेटमेंट में बोल दिया कि स्टार्स आर वेरी शाइनी, आमिर खान इज ऑल्सो अ स्टार. तो वो दोनों स्टार का मीनिंग अलग अलग है, तो वो गलत हो जाएगा, तभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म गलत हो जाएगा, ठीक है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा. गॉट इट?
समझा तुम लोग को कि क्या मैंने मीन किया बाय व्हेन आई सेड कि सेम ही नहीं होना चाहिए? जी Yes. ओके, सो तुम लोग ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम लोग ये भी नोट डाउन कर ही लो. So when we are solving questions, we have to check first of all if the argument has structure, then if it is valid or not valid, यस, and then we can question कैसे type के आएंगे मतलब मैं what तुम will लोग को our options be? ये तुम लोग को ये इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएंगे. जो So what will they ask? Is जैसे the अभी देखो, following अभी मैं तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ. अभी ये कॉन्सेप्ट से और एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, उस पे क्वेश्चंस आएंगे. तो जब वो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उसके ऊपर आई विल गिव यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास में ही सॉल्व करने के लिए, तभी के तभी यू विल सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर टू इट. ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट जिसपे क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले ये पढ़ना पड़ेगा. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ओके, गॉट इट? yes. ठीक है, तो अभी तुम लोग को ये चेक करना Saad has है. raised his hand. मुझे इसमें एक्चुअली दिखी ना, क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड है ना, तो मुझे नहीं दिख रहा है उसमें. डायरेक्टली पूछ लो साथ जो भी आपको क्वेश्चन है. जी स्टेप 1 वाज चेक द कंक्लूजन. तो उसमें हमने मेजर एंड माइनर टर्म निकाल दिया, यस, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, एंड देन स्टेप 2 में हमने मिडिल टर्म निकाला. स्टेप Yes. 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग था. ये स्टेप 3 पे हम लोग आए नहीं ना, ये 2 स्टेप्स थे. हम लोग ने स्टेप, फिर मैंने तुम लोग को बताया कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड कब होगा. ये 2 स्टेप्स, ठीक है. जी, क्योंकि यू मेंशन्ड के वो दो दो बार आने चाहिए वो टर्म्स. हाँ, ओके, नहीं आई गेस वो आप जब बिल्डअप वाले कॉन्सेप्ट पे जाओगे तब इट विल बी. नहीं, अब जो क्वेश्चन है देखो, एक बार पूछ के देखो, मैं देखती हूँ इफ इट इज रिलेटेड टू दिस और द फर्दर क्वेश्चन. लाइक माय क्वेश्चन वाज कि हमने मिडिल टर्म भी निकाल लिया एंड हमने कंक्लूजन भी चेक कर दिया, दोनों स्टेप्स हो गए. तो द पार्ट वेयर वी हैव टू सी वेदर बोथ ऑफ ऑल थ्री ऑफ द टर्म्स आर रिपीटेड ट्वाइस. तो हमारे क्वेश्चन में विल दे बी गिविंग अस दोज, या विल इट बी मोर लाइक आप कैसे गए हो एंड डू यू थिंक कि तुम्हारा ये थॉट इज इंडक्टिव, और इट्स जस्ट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. लाइक इंशाल्लाह जब हम लोग वो टॉपिक पे पहुंचेंगे तब आई विल गेट इट बेटर आई थिंक. ओके ओके, क्योंकि ये इसके ऊपर है ना, क्वेश्चंस नहीं बन के आते एग्जाम में, इसके ऊपर नहीं आएगा तुम्हें. और वही मैंने तुम्हें बताया कि इसके ऊपर जो बिल्डअप होगा, तुम लोग के स्टेप्स नहीं पूछेंगे एग्जाम में कि क्या स्टेप है, क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है. ये तुम लोग को बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये तुम लोग को मैं बस सिखा रही हूँ. ठीक है, जी ठीक है. तो पहले तुम लोग ये चेक करोगे 3 टर्म्स है कि नहीं, मेजर माइनर सब रिपीट हो रहे हैं कि नहीं ट्वाइस. फिर तुम लोग देखोगे कि सेम मीनिंग है या नहीं. पहले तुम लोगों ने ये सब देख लिया, फिर तुम लोग को ये तीनों फाइंड करना पड़ेगा. फाइंड करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट चेक द कंक्लूजन. ठीक है, आई विल राइट इट अगेन फॉर यू. यू हैव टू फर्स्ट, मैं तुम लोग को स्टेप से बता देती हूँ. फर्स्ट सी इफ द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड. आर्ग्यूमेंट कब वैलिड चेक करेंगे, ये तीनों चीजें देख के. ठीक है, check if the argument is valid. Argument is valid. Then check the conclusion. Conclusion से तुम्हें मिलेगा, from conclusion you will get major and minor terms. ठीक है, जो बचा वो तुम्हारा मिडिल टर्म होगा. The other term will be the middle term. ठीक है, मिडिल टर्म हो गया. उसके बाद जो स्टेटमेंट में, जो प्रीमाइस में तुम्हारा माइनर टर्म है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा माइनर टर्म है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा माइनर स्टेटमेंट. जहाँ पे मेजर है वो बन जाएगा तुम्हारा मेजर स्टेटमेंट. ठीक है, और 1 सेकेंड.
यहाँ पे कंक्लूजन से यहाँ पे वी विल राइट के द सब्जेक्ट ऑफ द आर्गुमेंट विल बी, ये कंक्लूजन से ये रिलेटेड है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। सब्जेक्ट हमारा होगा माइनर टर्म एंड हमारा प्रेडिकेट होगा द मेजर टर्म। गॉट इट? ये समझा तुम लोग को? जी एनी डाउट्स इन दिस? नो तुम लोगों को कुछ कॉपी करना है तो मुझे बताओ, मैं आई विल स्क्रॉल अप या डाउन या व्हाटएवर यू गाइस वांट। वो जहाँ आपने मेजर माइनर स्टेटमेंट डाले थे ऊपर था, इफ आई कुड नोट दैट। दिस जी यस थैंक यू। और ये याद रखना कि दिस इज फॉर डिडक्टिव, ओके, नॉट फॉर इंडक्टिव, दिस इज फॉर डिडक्टिव। जी डन। यू वांट टू कॉपी दिस डाउन? ये लिख लिया था, इवन व्हेन इज आर्गुमेंट वैलिड, वो लास्ट वाला जो आपने अभी स्टेप Yes. बाय स्टेप डाले थे, जी ये डाल देता हूँ। ये थर्ड के बाद ये पॉइंट लिखना, फिर ये पॉइंट लिखना, ठीक है? जी हो गया। हो गया, ठीक है। अभी ना हम लोग ने ये स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है, ऐसे फॉर वैलिडिटी ऐसे चेक करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देती हूँ, तुम लोग मुझे ना सब मेजर टर्म माइनर टर्म ये सब करके मुझे बताना, ठीक है? P1 is all men. Wait, I'll give you another example. All trees are plants. This is P1. P2 will be the redwood is a tree. Conclusion है redwood is a plant. I'm giving you 1 minute. तुम लोग बताओ इसमें से मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म, और क्या ये वैलिड है या नहीं, इफ इट इज वैलिड और नॉट। बताओ मुझे। हो गया? जी तो अब साथ तुम्हें मुझे बताओ मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? ट्रीज राइट, and minor term would be redwood because it is the subject, राइट, and major term would be the plant. राइट। So is it following the structure? Is it valid? Yes it is. या बिकॉज यहाँ पे दो ये सब टर्म्स दो दो बार आ रही है, सबका मीनिंग भी सेम है और हम लोग को ये मिल भी गया, ठीक है? Yep. ओके, सो अभी
दिस इज नॉट डन, ठीक है। यहाँ पे से ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया, फॉर्मली ऐसा होता है। अभी और एक स्टेप रहता है चेक करने के लिए, ठीक है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू गाइज नो अबाउट वेन डायग्राम? तुम लोग को आइडिया है वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? Yep. Yes. यस, ठीक है। तो अभी वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग को चेक करना रहता है इफ दिस स्टेट, अभी हम लोग का स्ट्रक्चर तो फॉलो हो रहा है, अभी नेक्स्ट स्टेप इज वेन डायग्राम, ठीक है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी वेन डायग्राम में वी विल सी कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑल ट्रीज, अभी जितने सारे ट्रीज है, जितने भी ट्रीज है आर प्लांट्स, बराबर, ठीक है। द रेडवुड इज अ ट्री, अभी रेडवुड जो है पूरा का पूरा वो ट्री है, तो ये इसके अंदर आएगा, राइट। देयरफॉर कंक्लूजन में बता रहा है रेडवुड इज अ प्लांट। अब ये रेडवुड भी तो प्लांट के सर्कल के अंदर ही आ रहा है ना, तो मतलब दिस इज राइट, दिस इज फॉलोइंग द स्ट्रक्चर। समझा तुम लोग को? जी, बट एक क्वेश्चन है, आपने Yes. ऑब्जेक्टिव में जैसा बताया था कि इट इज साइंटिफिक गेस वर्क, राइट। तो वुड दैट बी एप्लीकेबल हियर, क्योंकि इट्स एस्टैब्लिश्ड के प्लांट्स एंड लाइक रेडवुड फॉल्स अंडर सो एंड सो कैटेगरी? नहीं नहीं, ये इसमें वो अबडक्टिव रीजनिंग टोटली अलग है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट देन ये हमारे सारे डिडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग को तुम लोग ऐसे ही पहचान पाओगे कि इसमें तुम लोग को दो प्रोपोजिशंस दिए रहेंगे और एक कंक्लूजन्स दिया रहेगा। अबडक्टिव रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। और हाँ, डिडक्टिव रीजनिंग ऐसा होता है, इंडक्टिव रीजनिंग में तुम लोग को पूरे पूरे स्टेटमेंट्स देंगे, तो दैट इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट इट, ठीक है, कि ये इंडक्टिव और ये डिडक्टिव। डिडक्टिव में तुम लोग को ये फॉर्मेट में दिया रहेगा, ओके। इसलिए तो हम लोग ने यहाँ पे जो ऊपर पढ़ा डिडक्टिव, ये जो हम लोग ने पढ़ा उसमें हम लोग ने यहाँ पे हमने पीपीसी देखा था। यहाँ पे हम लोग ने पीपीसी, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे पीपीसी फॉलो ही नहीं होता है। तो दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट अ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ओके। इंडक्टिव इंडक्टिव आगे करेंगे हम लोग तो तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने तुम लोग को बताया ना कि अभी हम लोग डिडक्टिव, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं दिस इज डिडक्टिव, ठीक है, ये डिडक्टिव रीजनिंग के लिए। Does that solve your question, your doubt? जी, I think I went into the trees and all of it, तो साइंस वाला था, but it makes sense, yes. ये भी तुम्हें देखना है, यू आर राइट। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हारे पास वही तुम्हें वही बताने वाली थी कि ये तो हम लोग ने वैलिडिटी चेक किया कि इफ इट इज वैलिड और नॉट, जो हम लोग को पता चला कि ये वैलिड है। मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि डिडक्टिव में इधर इट विल बी वैलिड और इनवैलिड। अभी उसमें भी तुम लोग को मैंने बताया था इट विल बी इधर क्या होगा, साउंड या अनसाउंड। अब वो चेक करने के लिए हम लोग को जो तुम बता रहे थे ना कि ये रियलिटी में भी ऐसा है, वो हम लोग को चेक करना है। मैंने तुम लोग को पहले बताया था यहाँ पे कि ऊपर तुम लोग को बताया था कि यू हैव टू चेक इफ इट इज ट्रू इन रियल लाइफ, ठीक है। समझा तुम लोग को? जी। तो दिस इज वैलिड। अभी कंक्लूजन बोल रहे कि रेडवुड इज अ प्लांट विच इज ट्रू, है ना। तो ये वैलिड भी है ये आर्ग्यूमेंट और ये साउंड भी है, ठीक है। अभी हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। Premise 1 will be all girls are beautiful. Rita is a girl. Conclusion है Rita is beautiful. अभी तुम लोग मुझे पहले बताओगे वैलिड है या इनवैलिड है, फिर तुम लोग वेन डायग्राम से बना के मुझे बताओगे वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तुम लोग मुझे फोटो खींच के तुम लोग चैट में मुझे बताओ वो वेन डायग्राम बना के, ठीक है। साद, ये जो तुमने भेजा है उसमें सिर्फ ब्यूटीफुल और रीटा ही है, उसमें मुझे और एक गर्ल भी होना चाहिए ना ये वेन डायग्राम में, वो नहीं दिख रहा है मुझे। जी, I'll correct it and I'll send again. नो प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, साथ मैं तुम्हें बताती हूँ क्या इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसको कैसे करना है, ठीक है। अभी देखते हैं ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, ठीक है। अभी जितने भी गर्ल्स हैं दे आर ब्यूटिफुल, ठीक है।
जितनी भी गर्ल्स है वो है ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल के अंडर आती है, ठीक है। अब रीटा इज अ गर्ल, तो रीटा गर्ल के अंदर आएगी, राइट, क्योंकि ये गर्ल है तो रीटा गर्ल के अंदर आएगी। आपको अभी समझा कहाँ पे आपका मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया? जी। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं आई विल ट्राई टू टीच इट इन अनदर वे। I'm a tiny bit confused. It's like जब हम सेट्स पढ़ते हैं मैथ्स में तो उसमें there's this universal set, so that would be beautiful. राइट And one of the closed sets within it is girls, and उसके राइट अंदर one of the elements is Rita. यस, अभी उसके अंदर क्यों आ रहा है रीटा, गर्ल्स के अंदर क्यों है? क्योंकि उसने बोला रीटा इज अ गर्ल, तो Right. अभी गर्ल ऑलरेडी ब्यूटीफुल के अंदर ही है, तो इसलिए जी. अभी हम लोग ने ब्यूटीफुल के अंदर गर्ल्स डाला है, वैसे ही हम लोग, क्योंकि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल तो वो ब्यूटीफुल के अंदर आएगा, वैसे ही सिमिलरली रीटा इज ऑल्सो अ गर्ल, तो वो गर्ल्स के अंदर ही है, इतने ही पार्ट में आएगी ना वो, Right. इसके बाहर नहीं आ सकता है, राइट, बिकॉज शी इज अ गर्ल, राइट। Right. तो दिस इज हाउ द वेन डायग्राम विल बी फॉर इट, ठीक है। फिर कंक्लूजन क्या आता है, रीटा इज ब्यूटीफुल, तो रीटा इसी के अंदर आ रही है, राइट, तो दिस विल बी वैलिड। अब हम साउंडनेस देखेंगे इसका। अच्छा पहले तुम लोगों ने देखा इसमें माइनर और मेजर टर्म क्या है? Yes. क्या है माइनर और Also, हाँ I have a minor concern unrelated to the topic. I would also like to be referred by aap. You are referring Saad as Saad by aap. I would also like to be addressed the same way. You you cannot don't call me deserve, too. you don't deserve it because you're my sister. Fine, I'll do that. I will think about it. I will drop out of the class. What? Please continue. I'm Yeah, not interested. then go. Anyway, so we know that this is valid now, ठीक है। अभी valid के बाद तुम लोग को चेक करना है if it is sound और unsound। अभी sound और unsound कैसे चेक करेंगे, कौन बताएगा मुझे दोनों में से? Probability. शायद. नहीं, No, that is wrong. an inductive. Yes. We So how cannot see Rita, so we don't know if she's beautiful or not. yes, so हम Rita लोग can be ugly. yes like you. Anyway, so हम लोग को चेक करना है कि ये साउंड है या नहीं, तो हम लोग देखेंगे कैसे चेक करेंगे हम लोग, इफ इट इज ट्रू इन रियल लाइफ। अभी हम लोग को पता नहीं रीटा इज ब्यूटीफुल और नॉट, रीटा कैन बी नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो वी विल से कि दिस आर्ग्यूमेंट इज वैलिड एंड अनसाउंड, ओके, गॉट इट। तो हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा वैलिड एंड साउंड का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने देखा ये सब माइनर टर्म, मेजर टर्म, मिडिल टर्म सब आ रहा है। हम लोग ने वेन डायग्राम भी बना के देखा, वैलिड हो गया, रियलिटी में भी दिस वाज ट्रू, तो इट वाज साउंड। यहाँ पे इट वाज वैलिड बट इट वाज अनसाउंड, ओके। अब मैं तुम लोग को और एक एग्जाम्पल देना है मुझे तुम लोग को, ये भी तुम लोग खुद ही बना के बताओगे मुझे। नोट इट डाउन, ऑल गर्ल्स are dangerous, Rita is dangerous, Rita is a girl। अब मुझे बताओ ये वैलिड है, इनवैलिड है, साउंड है या अनसाउंड है? Ma'am, just one question about the last premise one. हाँ, अगर हम unsound बोलते हैं इसको, तो would it not cast question on the validity of P1 के all girls are beautiful, because Rita is a part of the same set. हाँ, बट हम लोग को ये साउंडनेस चेक करने के लिए वी कैन ओनली चेक द कंक्लूजन, नॉट द प्रीमाइस, वी हैव टू चेक ओनली द Right. कंक्लूजन, जी. ठीक है। हम लोग ये वैलिडिटी भी चेक करने के लिए हम लोग कंक्लूजन ही चेक करते हैं ना, ये रीटा इज ब्यूटीफुल वो वेन डायग्राम के थ्रू फॉलो हो रहा है या नहीं, वो हम कंक्लूजन को ही, स्टेटमेंट को पकड़ के रखते हैं ना कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, जी. ठीक है।
Would the argument be invalid क्योंकि हमने माइनर मेजर निकाल के देखा तो इन P1 जहाँ मिडल होना चाहिए टर्म वहाँ we are getting again the term girl. नहीं, वैसा ऐसे इट डज नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कि मिडिल टर्म यहीं पे होना चाहिए. Oh, It okay. can be, yeah, it can be anywhere, but in the premise only, not in the conclusion. Right. इसके साउंडनेस का समझ आ रहा है वेन डायग्राम से, बट उसके वैलिडिटी का जरा कंफ्यूज है क्योंकि हमने जो ये कंक्लूजन लिया है दैट्स ऑफन इन P2, so that's a bit confusing. मैं समझी नहीं क्वेश्चन आपका. हमने अब तक जो एग्जांपल्स लिए हैं उसमें P2 की जगह पे जो साइड ऑफ स्टेटमेंट रहता है वी हैव हाँ. दैट इन प्लेस ऑफ कंक्लूजन, सो वैलिडिटी में थोड़ा कंफ्यूजन है. वो तुम वो मत देखो कि मतलब पहले कैसा था अभी कैसा है, वो मत देखो. अभी तुम ऐसा देखो कि ये तुम पहले वो देखो मिडिल टर्म 3 बार रिपीट हो रहा है, माइनर टर्म, सॉरी, मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म तीनों 2 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, और वेन डायग्राम में कंक्लूजन फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो चेक करो तुम. जी. वो मत, ठीक है. Also, even if the premise and conclusion, everything, all the statements are following the structure कि major term है, minor term है और middle term है, फिर उसके बाद भी वो invalid हो सकता है, right? यस, कि वो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम लोग को मैंने, क्योंकि तो मेजर माइनर और मिडिल टर्म ढूंढने के बाद वेन डायग्राम बनाना इज कंपल्सरी. कंपल्सरी टू Yes. नो द वैल्यू. यस, Okay. यस. ओके, तो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है. इसका एक्चुअल में कैसा है. आप यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट विथ योर वेन डायग्राम एंड आमिना इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑल गर्ल्स, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, ऑल गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स हैं वो डेंजरस है, ठीक है. अब ये बोल रहे हैं रीटा इज डेंजरस, तो अभी हम लोग, इट डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द गर्ल, राइट. तो डेंजरस के अंदर आएगा रीटा. ये अलग अलग दोनों बन गया गर्ल. यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट. आपका मतलब आपका प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है पता है, कि आप ये जो सर्कल बना रहे हो ना, उसके आप बाहर, आप यहाँ पे ये बाकी का पूरा स्पेस आप वो कर रहे हो, विच इज करेक्ट, जो हम लोग स्कूल में वैसे ही पढ़ते थे. बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली हम लोग को लेना है, ठीक है. आप ऐसा पूरा इसको, ये पूरे बॉक्स को डेंजरस बना रहे हो, राइट. वैसा वैसा भी पॉसिबल है, बट फिर उसमें सर्कल ऐसा, अगर आप जैसा बना रहे हो तो ऐसा होगा, ठीक है. ऐसा बनेगा डेंजरस, एंड देन यहाँ पे एक गर्ल आएगी, यहाँ पे एक रीटा आएगी, राइट. आप जैसा बना रहे हो वैसा ये ऐसा होना चाहिए. उस हिसाब से हम लोग, मैं रेक्टेंगल के बदले मैं सर्कल ही ले रही हूँ. समझा आपको? जी, I got it. I was kind of mixing the both of them up. हाँ, तो आपको करना, आप ऐसे करोगे तो ये वाला करोगे ना आप, ये वाला, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे भी जाके हम लोग को यही काम आएगा, ये वाला ही प्रोसीजर काम आएगा हम लोग को आगे. ये वेन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है. तो आप ये वाला ही फॉलो करना. तो अभी इसका कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि रीटा इज अ गर्ल, पर यहाँ पे रीटा और गर्ल तो अलग अलग है दोनों, राइट. तो इट इज, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, it is not following the premise, so that therefore it will be invalid, ठीक है. अब ये invalid है तो ये automatically unsound हो जाएगा, ठीक है. got it? मैं तुम लोग को एक लास्ट एग्जांपल देती हूँ फॉर टुडे. All children are smart. Zainab is smart. Zainab is a
चाइल्ड। अभी इसका तुम लोग मुझे बताओ वैलिडिटी, या मतलब क्या है इसका, वैलिड है या इनवैलिड है। यस यू आर राइट सर, जो आपने भेजा है वो बराबर है। यस इट विल बी इनवैलिड होगा, और इनवैलिड है ये कैसा होगा, ऑल चिल्ड्रन आर स्मार्ट, ऑल चिल्ड्रन आर स्मार्ट, Zainab is smart. Zainab is a child, but यहाँ पे it is not following. Zainab child के अंदर नहीं आ रहा है, child के बाहर है. So therefore it is invalid and automatically it will be unsound. Okay? अभी तुम लोग ये कॉपी कर लो होमवर्क या स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम लोग कल करके आना। ये मैंने 2 प्रेमाइस दिया है, वो तुम लोग चेक करना वैलिडिटी इसका, और ये ट्राई करना एक बार, मेक 1 वैलिड आर्गुमेंट एंड मेक 1 इनवैलिड आर्गुमेंट। ये तुम लोग खुद से एक बार फॉर्म करने की ट्राई करना, ठीक है? लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बता दो हो जाए तो। Done. Okay, so What is the last question? Make 1 valid and 1 invalid argument. हाँ ये तुम out लोग of खुद, हाँ क्या?
खुद से बनाना है या जो है? हाँ, खुद से बनाना है। ठीक है, जी ठीक है, वी विल मीट टुमारो देन। ओके, जी, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। बाय। बाय बाय। टेक्स्ट बुक्स और पेपर 1 का तो मैंने तुम्हें बताया, तलवीर सर देते ही है पेपर 1 के प्रीवियस क्वेश्चंस फ्री में देते हैं सर। ठीक है, मैंने खुद 2 बार ये एग्जाम ऑलरेडी दे चुका है और पेपर 1 का तो मैंने तुम्हें बताया, तलवीर सर देते ही है पेपर 1 के प्रीवियस क्वेश्चंस फ्री में देते हैं सर। ठीक है।